Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज की क्लास हम देखने वाले हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी का। जैसा कि आपको पता है सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को कवर कर रहे हैं। अभी स्टेज 1 के जो पेपर्स हैं अपने, उनको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का 29 मार्च 2016 में जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। किसमें? तो भैया शिफ्ट 3 में हुआ था। क्लियर है? अब ये हम पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये हमारा है अपना सेट नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 सेट यहाँ डिस्कस किए जा चुके हैं। आपके सेट कितने? 2। ठीक है, तो उन सेट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। आपकी रीजनिंग और मैथ्स के दोनों सेट्स कवर किए जा चुके हैं। एंड इसके अलावा जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होगा वो उसके लिए आपके जो मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक्स हैं आज के टाइम पे, जो बहुत बार पूछे जा रहे हैं हर एग्जामिनेशन में, वो आपको टोटल 50 टॉपिक्स है। उनका थ्योरी वाला पार्ट जो है हर एक टॉपिक का उठा के वो आपको मैम करा रही हैं। वो जाके भी आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में। ठीक है, इससे पहले हमने सीजीएल के जो आपके एग्जामिनेशन हुआ था 2019 वाला, वो भी हमने पूरा डिस्कस करा दिया है। तो जाके आप देख लेना जो आपका मार्च 2020 में अब ये आपका कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना पेपर। तो देखेंगे फटाफट से क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास में। ये हुआ था आपका 29 मार्च 2016 में 4 to 5:30 PM, यानी कि ये पूरा 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम था और इसमें 100 क्वेश्चंस आए हुए थे। अगेन सेम पैटर्न है। ठीक है, इसलिए ये आपका बहुत रिलेवेंट होगा क्योंकि अभी जो आपका रेलवे ने नोटिफिकेशन दिया है उसमें सेम सिलेबस है जो आपका पिछली बार आया था। ठीक है, तो इसलिए हम ये सारे पेपर्स को डिस्कस करेंगे फटाफट से। देखो क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास, डिस्कस करना शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो भाई देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, हाउ मैनी टाइम्स डज द नंबर 5 अकर इन द रेंज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो वो पूछ रहा है 1 से लेके 100 के बीच में जो नंबर 5 है कितनी बार आया होगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको ध्यान से। अब एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको, मैं जब भी बोलूँगा हाँ तो आपको वो जहाँ भी बैठे हो वहाँ से बैठ के हाँ बोलना है या ना बोलना है, तो कमेंट करके बता देना कि सर ये मुझे डाउट आ गया, क्योंकि डाउट आएगा तभी तो ना बोलोगे है भाई। वैसे डाउट आएगा नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें बेसिक से बिल्कुल क्लियर करता हूँ। तो खैर, अगर आप हाँ बोलेंगे इससे क्या होगा, हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, है ना, कि हम अपने एक दूसरे को कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं आपस में। क्लियर है? चलो भाई देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 कितनी बार आएगा 1 to 100 के बीच में। तो सबसे पहले देखो हम इसे कैसे ब्रेकअप करते हैं। 1 to 9 ले लिया मैंने, फिर मैंने बोला 10 to लेके 19 ले लेता हूँ, फिर मैंने इसको ब्रेक कर दिया 20 से लेके 29, फिर ऐसे मैं सो ऑन करता गया। फिर ऐसे ही अपना ये 30 से लेके 39 हो जाएगा, है ना, ऐसे ही 40 से लेके 49 हो जाएगा। पूरा करके दिखाऊंगी अब मैं ये, चलो पूरा करके दिखा देता हूँ। 50 से 59 हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपका अगर मैं बोलूँ तो 60 से लेके 69 हो जाएगा, 70 से लेके 79 हो जाएगा, 80 से लेके 89 हो जाएगा, और अपना ये 90 से लेके 99 हो जाएगा। फिर अपना 100th नंबर तो है ही सही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 कितनी बार आया होगा, बात को समझना। 1 to 9 के बीच में 5 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा क्योंकि 5 नंबर पे आएगा। 15 होता है 10 to 19 के बीच में, एक बार 5 आ गया। 20 to 29 5 एक बार आएगा। फिर ऐसे ही आपका 30 to 39 एक बार आएगा। अब 40 to 49 एक बार आएगा 45 में। बात को समझ पा रहे हैं भाई सारे लोग? ठीक है, 50 to 59, अब देखो 50 to 59 एक आपका ये जो टेंस प्लेस पे 5 लगा हुआ है, ये तो आपका पूरा 10 टाइम्स आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका यूनिट प्लेस पे भी आएगा। जब आप 55 देखते हो ना, तो इसमें 2 बार 5 आता है, तो एक 5 इसका ये वाला, तो 10 + 1 यानी 11 टाइम्स तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। एक बार 5 फिर यहाँ पर आएगा, फिर एक बार यहाँ आएगा, फिर 85 में ये आएगा, फिर 95 में एक बार यहाँ आएगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20। क्लियर है? टोटल कितने निकल के आ गए अपने 5, यहाँ पर 20 टाइम्स जो है 5 निकल के आ रहा है। अगर मैं बोलूँ कोई भी नंबर होगा ना, कोई भी नंबर आपका 1 to 100 के बीच में, 1 से लेके 9 के बीच में जो भी नंबर होगा वो 20 टाइम्स ही आएगा। क्लियर है? तो इतनी सी बात समझ में आ गई, और आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे हमें इसको ब्रेकअप करना है। क्लियर हो गया? तो सबको समझ में आ गया तो बोलो फटाफट से हाँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 20 दिया गया है और थर्ड वाले ऑप्शन में अपना ये इंडिकेट कर रहा है, तो अपना थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसे टिक कर देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हटा देता हूँ इसको। देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पे देखो, किसी भी डेटा की हम रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज का मतलब होता है कि देखो, रेंज का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। रेंज का मतलब क्या है ना, कि आपका जो भी गिवन डेटा है वो कितनी रेंज के बीच में है, यानी कि जो उसकी मिनिमम मैक्सिमम रेंज है
मतलब जो उसका मैक्सिमम नंबर है उससे आप माइनस कर दो मिनिमम नंबर को, तो हमें पता चल जाएगा कि इन नंबर्स के बीच में जो है इसकी रेंज आ रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम नंबर देखूँ तो मेरा 19 दिख रहा है मुझे, अगर मैं मिनिमम नंबर देखूँ तो मुझे यहाँ पे 9 दिख रहा है। तो मैक्सिमम नंबर मेरा 19 है, मिनिमम नंबर 9 है, 19 से 9 को माइनस कर दूंगा आएगा 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज मेरी अगर मैं बोलूँ ऐसे देखो, अगर मैंने यहाँ पर 9 को ले लिया, यहाँ पर मैंने फिर 10 को लिया है, 11 को लिया है, फिर ऐसे कर करके यहाँ पर मेरा 19 आया। तो रेंज क्या होती है ना अपनी, ये होती है, ये जो है आपकी इसके बीच में जितना एरिया है ना जहाँ पर सारे नंबर लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं रेंज। तो मेरी रेंज कितने नंबर्स की है, यहाँ पर 10 नंबर की है कि नहीं है, मैंने इन दोनों का डिफरेंस देख लिया। तो रेंज क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। हमेशा याद रखना रेंज क्या होती है, आपका जितने एरिया में सारा नंबर फैला हुआ है, यानी कि मैक्सिमम से आप मिनिमम को माइनस कर दोगे तो आपको वो मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या है, फोर्थ ऑप्शन में बी को हमने इंडिकेट कर रखा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 माइनस का 405 डिग्री। ठीक है, अब देखो 10 का जो अब माइनस का 405 डिग्री है, ठीक है, यानी कि आपका जो आपका ये किस में आना चाह रहा है, फोर्थ वाले कॉलम में आना चाह रहा है, यानी फोर्थ वाले ब्लॉक में आना चाह रहा है। और फोर्थ वाले ब्लॉक में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यानी कि 10 जो माइनस का 405 है ये तो हो जाएगा आपका माइनस का 10 405 डिग्री। क्लियर है? हाँ भाई, इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो इसे मैं कैसे लिख दूंगा, माइनस का 10 और 5 को मैंने लिख दिया 360 डिग्री प्लस का 45 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक है, 360 डिग्री प्लस का 45 डिग्री। अब समझना ये माइनस का 10 360 प्लस 45 है, यानी कि 360 आपका यहाँ होता है, 360 बोल दूँ इसे या ज़ीरो बोल दूँ। यानी मैं अगर यहाँ से प्लस में जा रहा हूँ यानी कि यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, प्लस में जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ प्लस में जाऊँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, और 360 डिग्री के साथ में आपका फंक्शन चेंज होता है क्या, नहीं होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और 45 डिग्री। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये कितना हो जाएगा, 1045 की वैल्यू होती है 1 और ये माइनस का साइन, तो माइनस का 1 क्या है अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपना जो है 2 नंबर जो बी को इंडिकेट कर रहा है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ जाएँ फटाफट से। देखो चलो आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कार बी इज़ ट्वाइस फास्ट एज कार ए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कार बी की जो स्पीड है वो 2 टाइम्स ऑफ ए है, ठीक है, ये स्पीड हो गई आपकी। अगर बोल रहा है कि कार ए कवर 90 किलोमीटर इन 2 आवर, अरे देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कार ए की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, टाइम आपका 2 आवर है, कितनी इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। हाँ कि नहीं? ईजी सही है। अगर मुझे अब ए की स्पीड पता चल गई है तो बी की बतानी है, मुझे पता है बी की जो स्पीड है वो 2 टाइम्स ऑफ ए की स्पीड है, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 45 इंटू 2 किलोमीटर पर आवर में। हाँ कि नहीं? यानी कि मेरा कितना निकल करके आ जाएगा, ये 90 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा, है ना। तो बी की जो स्पीड होगी, ये मैं स्पीड इंडिकेट कर देता हूँ, बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जिसमें ए ऑप्शन को इंडिकेट किया गया है अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अपना क्लियर हो गया ना सबसे पहले, बोलो हाँ। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट 10 11 9 11 9, यानी कि गिवन सेट का हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो देखो भैया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें यहाँ पे 2 टर्म की ज़रूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एक, ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं डिनोट करता हूँ सिग्मा से, ठीक है, सिग्मा से मैंने डिनोट कर दिया। तो वेरिएंस होता है फिर आपका एक, इस टर्म को भी देख लो क्या होता है आपका वेरिएंस, वेरिएंस आपका होता है सिग्मा का होल सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर सिग्मा स्क्वायर आपका वेरिएंस है तो इसका जो रूट होगा वो आपका एस डी हो जाएगा, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ वेरिएंस भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में आपकी सीधे सीधे भी ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आपको इस फॉर्मूले की जो समझ है कि नहीं है। ठीक है, फिलहाल अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले हम वेरिएंस को ही निकालेंगे क्योंकि वेरिएंस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, फिर वहीं से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ। देखो अब सबसे पहले मैं समझाता हूँ वेरिएंस, वेरिएंस कैसे निकालना है, वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर। क्लियर है?
अब देखो सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इसे सिग्मा स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर मैं बोलना चाहूँ वेरिएंस बेसिकली होता क्या है, तो देखो ये क्या होता है ना, आपका कोई भी लेट से अपना सबसे पहले ये जो भी आपका गिवन सेट है ना, इसे हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में अपना इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो सारे लोग इसे बढ़ते हुए क्रम में अगर नोट करोगे तो कितना दिखेगा आपको, 9, फिर 9 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना, जो इसमें सबसे पहला नंबर आएगा x1, अगर मैं बोलूँ पहला नंबर मेरा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या आएगा, सबसे पहले x1, फिर आप इससे माइनस करोगे क्या, तो इस सीरीज़ का जो भी मीन होगा, ठीक है, क्या होगा, इस सीरीज़ का जो भी मीन होगा, फिर आपका ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर आप इसका कर देंगे होल स्क्वायर, यानी कि x1 से आप मीन को माइनस करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार से आपका इसके साथ में प्लस में जो आपका x2 नंबर होगा, यानी कि जो सेकंड नंबर होगा उसका माइनस करना है उससे आपको मीन को, और फिर उसका होल स्क्वायर कर देना है। और फिर इस ऐसे ही कर करके आपको क्या करना है, लास्ट तक आप ऐसे सीरीज़ को ले जाओ जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, बात को समझ रहे हो ना। फिर इसके अपॉन में क्या कर दो, जितने भी टोटल नंबर्स हैं, अभी फ़िलहाल मेरे पास मैं 2 का नंबर का एग्जांपल समझा रहा हूँ तो मैंने अपॉन में कर दिया 2, नहीं तो आपके पास में अगर ये 5 नंबर्स है तो आप अपॉन में 5 करते हैं, मतलब जितने भी नंबर हो यहाँ पर आप अपॉन में क्या होता है आपका n होता है, ठीक है। अगर मैंने 2 लिए हुए हैं नंबर तो अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी। अब देखो वेरिएंस, अगर मैं आपको इस सीरीज़ का वेरिएंस निकालना चाहूँ तो देखो इस सीरीज़ का वेरिएंस क्या हो जाएगा, एक बार निकाल के दिखाता हूँ। इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा अपना, सबसे पहले तो मीन निकालो। मीन क्या होता है, इन सारे नंबर्स का एडिशन, मतलब कि सम अपॉन में टोटल जितने भी नंबर्स हैं, 4 हैं 5 है जितने भी हैं, तो मीन देखो कितना हो जाएगा इनका, मीन इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप इन सारे नंबर को ऐड कर दोगे, 9 + 9 18, 18 प्लस में आपका 22 हो जाएगा कितना, 40, और ये हो जाएगा 50, यानी मीन तो आ जाएगा 50, अपॉन में नंबर है 5, यानी कि 10 जो है मीन निकल करके आ गया है। यानी कि अब मेरा मीन आ गया है 10, और अगर मैं x1 की बात करूँ तो x1 है मेरा 9, यानी कि 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो प्लस में फिर से मेरा 9 माइनस 10 करूँगा तो कितना आता है, देखो 9 माइनस 10 होता है -1, -1 का होल स्क्वायर 1, फिर अपना आएगा यहाँ पर 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर -1, ये देख रहे हो ना, बात को समझ रहे हो ना, वर्ड्स पे ध्यान दो। 10 माइनस 10 क्यों किया, क्योंकि मेरा होता है नंबर माइनस का मीन, यानी कि 10 माइनस ये जो मीन वाला 10 है माइनस 0 हो गया, तो 0 का होल स्क्वायर 0, ठीक है। इसी प्रकार से 11 माइनस 10 किया तो 1 आया, 1 का होल स्क्वायर कितना, 1। इसी प्रकार से हम प्लस में क्या करेंगे, 11 से अगेन 10 को माइनस करेंगे, तो 11 माइनस 10 1 आया, 1 का होल स्क्वायर कितना, 1, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और इसके अपॉन में क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर ये मैंने रख दिए। और ये 9 माइनस 10 में आपको समझाने के लिए लिख रहा था, यानी कि आएगा क्या, -1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक ये वाला 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया, ये 4/5 हो गया, क्लियर है। कितना निकल के आ गया अपना जो वेरिएंस है, वेरिएंस निकल के आ गया 4/5। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ फटाफट से, हाँ ज़रूर बोलना है, ठीक है। अब वेरिएंस कितना निकल करके आ गया, 4/5। अब मैं सारी चीज़ें हटा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, जो स्टैंडर्ड डेविएशन SD होता है वो आपका क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर अगर मैं बोलूँ, या फिर जो वेरिएंस होता है, ठीक है। आपका ये डिनोट करने का तरीका होता है वेरिएंस का और सिग्मा स्क्वायर का। सिग्मा जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे हम सिग्मा बोलते हैं, तो वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर बोल देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो अब अंडर रूट का कितना हो जाएगा, वेरिएंस मैंने कितना निकाला हुआ है, 4/5 निकाला हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल करके आ जाएगा, 2/√5। तो आपको ये दोनों रिलेशंस जो हैं याद रखने हैं बड़े ही अच्छे से, और आप इन सारी चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। आप जाना थोड़ा सा पीछे और पॉज करके सारी चीज़ों को नोट कर लेना। आई होप कि समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। आएगा कैसे नहीं, कौन पढ़ा रहा है भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, क्लियर है सारी बातें, यहाँ पे समझ में आ गया ना, फटाफट से हाँ बोलेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने पास में सॉल्व करना है हमको, x + 2y इंटू में 2x - y, ठीक है। तो अब देखो x प्लस का 2y इंटू में 2x - y का डालो फटाफट से। x को इसके अंदर ले जाओगे तो आ जाएगा ये 2x² माइनस का xy, ठीक है। फिर आ जाएगा ये प्लस में 4xy। अच्छा, ये कैसे कर रहा हूँ मैं, पहले x को इस ब्रैकेट के अंदर ले गया, इसके बाद में ये हो गया 2x² माइनस xy, फिर मैं 2y को इस ब्रैकेट के अंदर ले जा रहा हूँ, तो प्लस का साइन 2y इंटू में 2x हो जाएगा 4xy, और माइनस का 2y²। क्लियर हो रहा है ना सबको, देखो अब क्या हो जाएगा, ये 2x², और ये कितना हो जाएगा 3xy, प्लस का 4xy से एक xy चला जाएगा, कितना बचेगा 3xy, और अपना ये हो जाएगा माइनस का 2y²। क्लियर है ना, पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन सा ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे, 2x² + 3x - 2y², अपना ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, यानी कि क्या आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जिसमें आपका बी ऑप्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ।
क्लियर है। इनटू कैसे किया जाता है इक्वेशन का वो भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले एक आप एक को उठा लो x को, उसको उसके अंदर लेके जाओ, इसके बाद में आपका जो भी यहाँ पर साइन होगा वो लगा दो। यहाँ पे जैसे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया और मैं 2y को इसके अंदर ले गया, फिर मैंने इसको लिख दिया। क्लियर है, ऐसे आपका ये अंदर लिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, बात समझ में आ रही है ना अभी तक की सारी आपको? हाँ भाई चलो अब देखो, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ आपसे 2 एक इवन नंबर है, इसके बाद क्या आता है 4 आता है, इसके बाद 6 आता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ मेरा 2 क्या है, x है, तो 4 क्या हो जाएगा, इसके बाद x/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं 6 को बोलना चाहूँ कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। तो जो भी आपकी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की फॉर्म होती है ना, वो हमेशा x, x+2, x+4 के फॉर्म में होती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ भाई, अगर मैं या फिर ऐसे बोलना चाहूँ कि अगर मुझे 3 नंबर, या तो मैं ऐसे ले सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। एक को मैं x-2 मान लूँ, दूसरे को x मान लूँ, तीसरे को x+2 मान लूँ। क्लियर है, ऐसे भी ले सकता हूँ। आप किसी भी तरीके से जो है आप 3 नंबर को मान सकते हो, लेकिन क्या ध्यान में होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स में क्या होता है, आपका 2 का डिफरेंस होता है। जैसे आप 4 से 2 में देख रहे हो 2 का डिफरेंस है, 4 से 6 में देख रहे हो 2 का डिफरेंस है। क्लियर है, अब देखो अगर मैं इन तीनों को अपने क्या मान लेता हूँ, नंबर मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 42। अगर मैं इन तीनों को मानता हूँ, देखो दोनों से आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैं इन तीनों को कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मानता हूँ तो इन तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा ये 42, यानी कि 1 2 3x इक्वल टू में हो जाएगा 42 से माइनस कर देंगे 6 को, यानी कि 3x इक्वल टू में आ जाएगा कितना, तो 36, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। क्या पूछ रहा है हमसे, मिडिल वाला नंबर पूछ रहा है, यानी कि x+2 कितना हो जाएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपका इस सीरीज़ से देखना चाहूँ तो देखो इन तीनों को भी ऐड कर दो, कोई इशू नहीं है। इन तीनों को ऐड करेंगे, इक्वल टू में 42 है, ये -2, ये +2 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3x। 3x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 42, यानी कि x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, यानी कि x इक्वल टू 14 आ गया। और अपना मिडिल नंबर भी यहाँ पे x है, तो कितना हो जाएगा, मिडिल नंबर 14 हो जाएगा। यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया। तो दोनों तरीके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है, कोई भी सीरीज़ लो, लेकिन आप अगर ये वाली सीरीज़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको कभी उसने इंटू करने का पूछ लिया तो यहाँ पे इंटू करने में चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं थोड़ी सी। क्लियर है, तो आप ऐसी सीरीज़ लेके चला करो थोड़ा सा, जहाँ पे क्या बन रही है, अपनी सिमिलरिटी सी बन रही है। यहाँ पे x-2 हो गया, ये x+2 हो गया, है ना। हाँ कि नहीं, बात समझ में आ गई? चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 14 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम ऑप्शंस में देखें तो थर्ड ऑप्शन में डी ऑप्शन को ये इंडिकेट कर रहा है, यानी कि इसे हम टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो बोलो क्लियर है तो फटाफट से हाँ बोलो, और इस सेशन को लाइक कर देना अगर आपको सारी चीज़ समझ में आती जा रही हैं। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, क्या करना है, शेयर कर देना है सब लोगों को, जितने भी लोग अपने आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो चाहे आपका ग्रुप डी हो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको हटा रहा हूँ, देखो नोट कर लेना इसको आप अपना आराम से। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि इन आंकड़ों, यानी गिवन जो भी हमें नंबर्स हैं, एक हमें डेटा दे रखा है, उसमें क्या है 195, ये आपका पूरा एक डेटा है। ठीक है, इसका हमें मीन निकालना है, यानी कि मध्य निकालना है, बहुलक निकालना है, यानी कि मोड निकालना है। ठीक है, तो अब देखो इसे कैसे निकालते हैं, एक बार ध्यान से समझना चीज़ों को। मीन निकालना तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। सबसे पहले फटाफट से सारे लोग मुझे बताएंगे मीन क्या होता है, मीन कैसे निकाला जाता है, फटाफट से बोलो। ठीक है, जहाँ भी बैठे हो। मीन होता है आपका जितने भी ये नंबर्स दिए गए हैं इन टोटल का सम, यानी कितना हो जाएगा ये टोटल सम। अगर आप देखोगे तो ये 10 15 19 21 22, ये हो जाएगा 31, फिर कितना हो जाएगा भैया 40 42 43, देन ये कितना हो जाएगा 43 + 9 हो जाएगा आपका कितना, 43 + 9 हो जाएगा कितना भाई 52 52 53 55 56, यानी ये कितना हो जाएगा अपना मीन 56। तो टोटल हो गया, अपॉन में कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 14 है। ठीक है, तो अपने ये क्या है 56/14 कर देंगे। 14 से कितने टाइम जाता है, 14 4 जा होता है आपका 56, यानी कि मेरा मीन तो पता चल गया कितना है 4 है। क्लियर है क्या ये बात? कुछ भी डाउट होता है ना छोटा से छोटा, वो आपको पूछना ज़रूर है। कोई भी डाउट ये मत सोचना कि ये तो बड़ा छोटा सा डाउट है, पता नहीं सबको समझ में आ गया, मुझे कैसे समझ में आएगा। ये चीज़ें नहीं सोचनी अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है। ठीक है, तो कंपटीशन की चीज़ों में ये सारी चीज़ें नहीं सोची जाती हैं, आपको अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना है। ठीक है, अब देखो मोड क्या है यहाँ पे, देखो अब समझाता हूँ। मोड क्या होता है ना, बेसिकली मोड होता है आपका यहाँ पे इस पूरे सेट में कोई भी नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। अब इसे याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं। मोड को आप ज़रा रिलेट करके देख लो रिपीट से।
तो बोलते हैं ना वो रिपीट मोड पर चला गया है। तो आपका मोड का मतलब क्या हो गया, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो गया हो। कौन सा रिपीट मोड पे चला गया, बात समझ रहे हो। तो देखो रिपीट मोड पे यहाँ पे कौन सा नंबर चला गया सबसे ज़्यादा बार। मुझे एक तो 1 भी दिख रहा है ज़्यादा बार और 9 भी दिख रहा है सबसे ज़्यादा बार। तो देख लेता हूँ, 1 है अपना 1 2 3 4 5 टाइम्स। 1 तो है भैया 5 टाइम्स, 1 की जो फ्रीक्वेंसी है 5 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है आपका कितनी बार आया हुआ है 1, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं 9 को देखूँ 1 2 3 4, 9 की फ्रीक्वेंसी तो ओनली 4 ही टाइम्स है। मैंने देखा भैया 1 की फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो यानी 1 ही मेरा क्या हो जाएगा, मोड निकल करके आ जाएगा। बस समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मेरा मोड यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं ऑप्शन नंबर देखूँ, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना थर्ड ऑप्शन जो सी को इंडिकेट कर रहा है ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम इसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई तो फटाफट से हाँ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा कॉट थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपको ये आइडेंटिटी पता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब देखो मैं इसे ज़रा ना ऐसे लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा को मैं इसके पास लेके आ गया। किसी कोई आपत्ति तो नहीं हो रही है, कोई टेंशन तो नहीं हो रही है, इसके पास कैसे आ गया। तो भैया लेके आ सकते हैं ऐसे आसपास, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये tan थीटा, अच्छा कॉट थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटू में 1 अपॉन का tan थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ कॉट थीटा को। हाँ भाई, अब ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा आपकी आइडेंटिटी होती है, कितना होता है ये 1 होता है। क्लियर है। और आपका प्लस में ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, यानी कि 1 + 2 अगर मैं देखूँ कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं देखूँ ऑप्शन नंबर 4 जो है डी को इंडिकेट कर रहा है, इसको हम टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया। ये आपकी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है, इसका यूज़ हुआ है और फिर आपका मैंने गॉड को 10 में चेंज कर दिया और उससे कैंसिल कर दिया। ईजी सही है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछने से डाउट बिल्कुल हिचकिचाना मत, ठीक है। वैसे आपको डाउट आएगा नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको यहीं पर जो है वैसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन तब भी अगर आ जाता है ना तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, फटाफट से पूछ लेना है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक आपने क्या किया है भाई, डाउट में ही तो रहे हो, अब क्या फ़ायदा है इतने ज़्यादा डाउट में रह के। खैर देखो क्या क्वेश्चन है अपने पास में, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 5:7। अपना रेशियो जो है ये स्पीड का दे रखा है 5:7। अब बोल रहा है कि वाई कवर्स आ डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर इन 3 आवर्स। यानी कि अगर मैं बोलूँ वाई की जो, अच्छा जी वाई है, वाई की अगर मैं स्पीड की बात करूँ, वाई की जो स्पीड है ना वो कितनी हो जाएगी। वाई ने डिस्टेंस कवर करी है 420 किलोमीटर की, कितने टाइम में, तो 3 आवर्स में, यानी 420/3 कितना हो जाएगा ये 1 और 3 4 जा, और ये आ जाएगा आपका 0। यानी कि ये जो स्पीड ऑफ वाई है वो आ गई अपनी 140 किलोमीटर पर आवर। ईजी सही है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, स्पीड क्या होती है अपनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो वाई की जो स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर है, और मुझे यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो है वाई का दे रखा है 7, यानी कि 7 की वैल्यू है 140 किलोमीटर पर आवर, आगे नहीं। यानी कि अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 7 की वैल्यू 140 है तो 1 की वैल्यू कितनी है 20, क्योंकि 7 2 जा 14 और आपका 0 का 0। तो 1 की वैल्यू अगर 20 है तो इसकी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो एक्स की स्पीड है इसकी हो जाएगी आपकी 5 × 20, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। तो जो वाई आपका एक्स की स्पीड है, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स की स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, देखेंगे। अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में इसको इंडिकेट कर रखा है, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 को हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्या बोल के, हाँ बोल के, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्लियर है सबको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या अपने पास में। ये देखो यहाँ पर हमें दे रखा है कि पुष्पा ने 2 दर्जन पेन, यानी कि बात क्या हो रही है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया करो। अब आप ये मत बोलना कि सर ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। अगर इंग्लिश में होता है तो मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, हिंदी में होता है तो उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरे वर्ड्स पे बिल्कुल ध्यान दिया करो आप लोग, ठीक है। ये सब छोटी मोटी बातों में मत पढ़ो। चलो देखो चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। और समझ में आ जाती हैं तो सेशन को ज़रा लाइक और शेयर भी कर दिया करो, हैं। चलो कर दिया करो बेटा ध्यान से, नहीं तो माता रानी पाप देगी। हाँ देखो क्या है भाई, पुष्पा ने 2 दर्जन पेन रुपए 480 में ख़रीदे। यानी कि पुष्पा ने 2 डज़न यानी 2 दर्जन पेन जो हैं भाई 480 रुपीज़ में ख़रीदे हैं। क्लियर है, 480 रुपीज़ में इतने पेन ख़रीद लिए। एंड 4 पेन पर पैकेट के हिसाब से ₹100 में प्रति पैकेट बेचा। अब बात क्या हो रही है, उसने 2 दर्जन पेन खरीदे यानी 2 डज़न पेन खरीदे, यानी उसने पेन्स कितने खरीदे हैं, 24 पेन्स खरीदे हैं टोटल। और इन 24 पेन्स की कीमत कितनी है, 480 रुपीज़ है कि नहीं है, ठीक है भाई।
क्लियर है। 24 पेन्स की कीमत कितनी है, 480 रुपीज़ है। अब उसने क्या किया, इन पेन्स में से 4 पेन के पैकेट बना दिए और उन्हें 100 रुपीज़ में बेच दिया। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ 4 पेन की जो सीपी रही होगी, उसने ख़रीदा कितने में है, 4 पेन की सीपी कितनी हो जाएगी, 480 अपॉन का 6 रुपीज़, आ कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 से कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, और ये 0 का 0, यानी कि उस 4 पेन्स की जो सीपी थी यानी कॉस्ट थी वो कितनी थी, 80 रुपीज़ थी। ठीक है, 80 रुपीज़ के 4 पेन उसे पड़े पुष्पा को, और उसने क्या किया, 100 रुपीज़ पर पैकेट यानी कि 100 रुपये प्रति पैकेट में बेच दिया। यानी 80 रुपीज़ की चीज़ उसने 100 रुपीज़ में बेच दी। तो उसे देखो प्रॉफिट कितने में हुआ। मैंने 4 पेन का क्या किया, यहाँ पर सीपी भी निकाल लिया, मुझे एसपी दे रखा है 4 पेन्स का 100 रुपीज़ है, मुझे उसका लाभ प्रतिशत चाहिए है। यानी कि यहाँ पर मुझे उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है, लाभ प्रतिशत है, वो मुझे निकालना है। कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़ की चीज़ है, 100 रुपीज़ में बेची, फ़ायदा कितना, 20 का। और कितने पर है अपना ये फ़ायदा, जो बेस है वो 80 रुपीज़ का है। ठीक है, तो 20/80 इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो 20 से ये 4 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा अपना 25। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज कितनी निकल करके आ जाएगी, 25% निकल करके आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो हाँ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है डी को इंडिकेट कर रहा है, ये अपना करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ फटाफट से। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, इसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो हटाता हूँ इसको। देखो भाई, अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुझे 4x + 5 दे रखा है 14, यानी कि मुझे ये दे रखा है 4x + 5y = 14 दे रखा है। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद बोला है कि x - का 5y = 16 है, तो मैंने नीचे लिख दिया x - का 5y = 16 है। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अगर मैं बोलूँ इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड करूँगा तो ये प्लस का 5y माइनस का 5y कैंसिल हो जाएगा, और ये 4x + x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और यहाँ पे से ऐड करेंगे तो 14 + 16 30 निकल के आ जाएगा। मतलब x कितना निकल करके आ गया, 5 6 जा 30, आगे नहीं, तो x कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है। अब अगर मेरा यहाँ पर x 6 आ गया है और मैं इस रिलेशन से आपका y की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो देखो क्या होगा, ये मैंने रख दिया माइनस का 5y = में 16 - 6, आगे नहीं। मैं x को क्या किया है, मैंने यहाँ पे RHS में लेके गया हूँ। क्लियर, RHS क्या होता है आपका, राइट हैंड साइड। बातें समझ में आ रही है ना सारी, क्लियर है। तो यहाँ से आपका y कितना आ जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा y = में 10 का -5, आगे नहीं। तो ये हो जाएगा 5 से 10 को काटेंगे तो जाएगा 2 टाइम्स, और माइनस का साइन यहाँ पे, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई, -2। क्लियर है। तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। क्लियर है। -2, माइनस का 2 आई है, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या है, 6 एंड -2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है 6 एंड -2। बी में तो आपका प्लस का 2 दे रखा है, ये आपका गलत हो जाएगा, आपको माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप प्लस का लगा के आ जाओगे तो यहाँ पे आपके पूरे नंबर चले जाएंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, टाइम भी गया, नंबर भी गए। अब ये 6 एंड -2 क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी अपनी x और y की, यानी ऑप्शन नंबर 2 में आपका इंडिकेट कर रखा है। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ जाएं भैया फटाफट से। चलो आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे से अगर नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया हो तो फटाफट से हाँ बोलेंगे। आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, देखेंगे। अब हमारे पास क्या है कि हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना चीज़ों को। यू हैव 20 बिग एंड 16 स्मॉल डायरीज़, यानी कि आपके पास में क्या बोल रहा है कि 20 तो क्या है आपके पास में बिग डायरी हैं, और इसके बाद में 16 क्या है, स्मॉल डायरी, यानी कि आपके पास में 2 डायरियों का सेट है। आपकी 20 तो बड़ी डायरीज़ हैं और 16 क्या है, छोटी छोटी डायरीज़ हैं। और आपको क्या करना है, गिफ्ट पैक बनाने हैं, ठीक है। और जिसमें कि आपका हर गिफ्ट पैक में, लेट से आपका ये गिफ्ट पैक है, इसमें क्या होना चाहिए, एक बिग होनी चाहिए डायरी आपकी, बिग भी होनी चाहिए, स्मॉल भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी इस डायरी में दोनों टाइप की, एक गिफ्ट पैक में दोनों टाइप की डायरीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट पैक्स यू कैन मेक विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। तो वो क्या पूछना चाह रहा है कि आपका ऐसे बनाओ इन गिफ्ट पैक को कि दोनों डायरीज़ हों आपकी। एक तो पहली बात तो ये हो गई, पहली कंडीशन की एक गिफ्ट पैक में आपकी दोनों टाइप की डायरीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात हो गई कि आपका कोई भी लेफ़्ट ओवर नहीं बचना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ बची नहीं रहनी चाहिए। आपकी ये 20 डायरीज़ और ये 16 डायरीज़ यूज़ हो जानी चाहिए। तो आपका ऐसा कितना गिफ्ट पैक बनेंगे। तो यानी आपसे ये बेसिकली पूछ क्या रहा है ना, आप बात की गहराई को समझेंगे तो आपसे यहाँ पर वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। यानी कि अगर देखना ध्यान से, मैं 20 को अगर लिखूँगा 5 × 4, ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं 16 को लिखता हूँ 4 × 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, गिफ्ट पैक में अगर मुझे दोनों टाइप की डायरीज़ रखनी है
तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक यहाँ पे देखना कितने डब्बे बना रहा हूँ, मैं 4 डब्बे बना देता हूँ गिफ्ट पैक के, ठीक है, जिससे कि मेरा लेफ़्ट ओवर भी नहीं बचना है ना। तो मैं एक डब्बे में क्या करता हूँ, 4 डायरी तो मैंने रख दी स्मॉल वाली और 5 डायरी मैंने रख दी एक डब्बे में बिग वाली। क्लियर है। फिर मैंने अगले डब्बे में 4 डायरी स्मॉल वाली, 5 डायरी बिग वाली। फिर ऐसे ही अगले में 4 डायरी स्मॉल वाली और 5 डायरी बिग वाली। ये आपका एस है ना, कि इसे 5 समझ लेना, ठीक है, ये एस लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपने इसमें रख दी 4 डायरी स्मॉल और 5 डायरी बिग। तो देखो सारे डब्बों में 2 टाइप की डायरीज़ हो गई कि नहीं हो गई, दोनों टाइप की डायरीज़ हो गई, बोथ टाइप ऑफ डायरीज़ हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमारा कोई भी लेफ़्ट ओवर भी नहीं बचा। तो मैक्सिमम इस तरीके के कितने प्रिपेयर किए जा सकते हैं, 4, जो कि इन दोनों का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो बात की गहराई को समझते हुए आपको ये समझना है, इस टाइप के क्वेश्चन से हमसे क्या पूछा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF पूछा जाता है। क्लियर है। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपको फटाफट से HCF निकाल लेना है, ज़्यादा दिमाग ख़राब ही नहीं करना, ठीक। तो समझ में आ गया आपको कैसे कैसे डायरी फिट होंगी, मैंने आपको ये भी दिखा दिया है। और अपना कैसे निकाल सकते हैं HCF, यहाँ पे अपना 4 निकल के आएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों के बीच का, वो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था। और तो फटाफट से सेशन को लाइक करते जाना, ठीक है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दो। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, 9 औरतें एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकती हैं। क्या बोला गया है, 9 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज़, ठीक है। अब क्या बात है आगे, यदि और 6 औरतें और बढ़ा दी जाएं, यानी कि इफ़ वी इंक्रीज 6 मोर वुमेन आर इंगेज्ड, देन वह कार्य कितने दिन में, कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। मतलब बात यह है आपके पास में कि 9 औरतें हैं, देखो 9 औरतें हैं, 50 दिन में किसी काम को कर रही हैं, यानी वो काम कितना हो जाएगा, 9 इंटू 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 9 वुमेन किसी काम को कंप्लीट करती हैं 50 डेज़ में, तो वो काम कितने डेज़ में हो, कितना आपका टोटल काम होगा, वो 9 इंटू 40 हो जाएगा यानी कि। और यही काम आपको कंप्लीट करना है, तो सेम टू सेम काम किसे करना है, 6 औरतें और बढ़ा दी जाएँ। अब मैंने 6 औरतें यानी 6 वुमेन को और इंक्रीज़ कर दिया। पहले 9 वुमेन थी, अब कितनी हो गई होंगी, 15 वुमेन हो गई होंगी। तो ये कितने दिन में, यह कार्य कितने दिन पहले पूरा कर लेती हैं, यानी पहले अगर 50 डेज़ में काम हो रहा था तो अब कितने दिन पहले हो जाएगा। तो उसके लिए हमें पता करना होगा कि अगर 15 वुमेन हैं तो ये कितने डेज़ में काम कंप्लीट करेंगी। लेट्स से 15 वुमेन x डेज़ में काम कंप्लीट करती हैं, ये अपना टोटल काम है। यानी 9 वुमेन 50 डेज़ में करती हैं, 15 वुमेन x डेज़ में करती हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 9 इंटू 50 अपॉन का 15, हाँ कि ना, बोलो फटाफट से। ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 3 5 ज़ा, ये जाएगा 10 और ये कितना निकल करके आ जाएगा 30। यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, अब हमारा 30 डेज़ में काम कंप्लीट हो रहा है। अब बात की गहराई को समझना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि वह पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि यह कार्य जो है वो कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। अब ये जो 30 आया है ना, ये तो आया है कि अब 30 डेज़ में काम कंप्लीट हो जाएगा अगर 15 वुमेन है। लेकिन अगर ये पूछा जाए पहले से कितने दिन कम में, तो आपको देखना पड़ेगा पहले 50 डेज़ में काम हो रहा था, अब 30 डेज़ में काम हो रहा है, तो कितने दिन कम में काम हो रहा है, 20 डेज़ कम में काम हो रहा है। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पर फटाफट अगर देख रहे होंगे जल्दी जल्दी में, तो वो 30 को देख के ही ना उनके अंदर एकदम आनंद की अनुभूति हो जाएगी और वो 30 नंबर को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा अनुभूति को प्राप्त ना करें, क्वेश्चन को पढ़ लें पहले ध्यान से, इसके बाद में ही अपने आनंद की अनुभूतियों को प्राप्त करने की कोशिश करें। आई बात समझ में, क्लियर है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, 20 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, कितने दिन पहले काम पूरा किया है, तो पहले से 20 डेज़ पहले काम पूरा किया है, यानी 20 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो 2 ऑप्शन जो है बी नंबर को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन जो है, यानी 2 ऑप्शन जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसे नोट कर लेना, अगर नोट करना हो थोड़ा सा ना पॉइंटर्स बना के लिख लिया करो। यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी है कि मैंने देख नहीं पाया कितने डेज़ पहले पूछा गया था, मैंने टोटल डेज़ को टिक कर दिया है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, छोटा सा पॉइंट बना के लिख लूँगा कि अगली बार से मैं गलती ना करूँ, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, एल इज़ टू एम इक्वल टू 3:5 है, एम इज़ टू एन इक्वल टू 2:3 है, देन एन इज़ टू एल पूछ रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है, एल इज़ टू एम है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी एम है, यानी कि एम एम क्या है, यहाँ पर कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, एम एम को यहाँ पर देखो, यहाँ पर एम 2 है, यहाँ पर एम 5 है, तो मैं क्या करूँगा कि एल एम एन निकाल लूँगा यहाँ से, एल एम एन, क्योंकि यहाँ पर जो जोड़ने वाली कड़ी है वो m है। तो देखो इन तीनों का अगर मैं आपका रेशियो निकालना चाहूँ, कंबाइंड रेशियो, तो कितना हो जाएगा, ये है आपका 3:5, ये है 2:3। अब मुझे क्या चाहिए, m को मुझे इक्वल करना है, तो मैं इस पूरे में, इस रेशियो में इंटू कर देता हूँ 2 का, इस पूरे रेशियो में इंटू कर देता हूँ 5 का। तो देखो ये आपका जो l है वो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 इस टू, m कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 यानी 15 हो जाएगा, हाँ कि ना। क्लियर है। अब मुझे L इज़ टू M इज़ टू N पता है, यानी N इज़ टू L कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ N इज़ टू L हो जाएगा 15:6,
तो यहाँ से और भी कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 3 2 जा, यानी कि 5:2 जो है मेरा n/12 निकल करके आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 5:2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है बी को इंडिकेट कर रहा है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम थर्ड को मार्क कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं फटाफट से। देखो भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास में, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है कि 10 दर्जन सेब यानी कि 10 डज़न जो एप्पल्स हैं, 10 डज़न एप्पल्स। देखो मैं सबको आपको बाइलिंगुअल समझा के चल रहा हूँ, तो कुछ भी ये परेशान मत हो जाना कि अब सर आपने ये नहीं लिखा हुआ है, लिखने से भैया कुछ नहीं होता, थोड़ा वर्ड्स पे भी ध्यान दे लिया करो। है भाई, म्यूट करके देखते हो क्या? मैं कुछ गलत बातें बोल रहा हूँ यहाँ पे? हैं, थोड़ा सा आवाज़ को अपने कानों तक जाने दिया करें ध्यान से। 10 डज़न सेब हैं, ठीक है। अब ये 10 डज़न सेब बेचने के लिए रखे गए। अब क्या बात हो रही है? 15 दर्जन आम, यानी कि 15 डज़न मैंगोज़ की बात हो रही है। 15 डज़न मैंगोज़ की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद में अपना क्या है, 20 दर्जन संतरे, यानी कि 50 डज़न ऑरेंजेस की बात हो रही है। क्लियर है? 50 डज़न ऑरेंजेस की बात हो रही है, यानी कि मेरे पास में ये 3 फल हैं, एप्पल हैं, मैंगोज़ हैं और ऑरेंजेस हैं, जिसमें 10 दर्जन अपने पास यानी कि 10 डज़न जो है एप्पल हैं, 15 दर्जन यानी कि 15 डज़न अपने पास मैंगो हैं, 20 दर्जन यानी कि 20 डज़न अपने पास में ऑरेंजेस हैं। क्लियर है? अब क्या बोला है, प्रत्येक में से 1/2, 1/3 और 1/4 फल बिक गए, यानी कि क्या हुआ, 10 दर्जन में से आपके आधा दर्जन यानी कि 10 डज़न में से 1/2 आपका बिक गया है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैं लेफ़्ट ओवर लिख रहा हूँ, कितने कितने बचे होंगे? जो बची हुई चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी जा रही हैं, यानी आपका 10 डज़न में से 1/2 चला गया, तो कितना बचा? 5 दर्जन बचे कि नहीं बचे? 5 डज़न बचेगा, यानी कि अब मेरे पास बचे हुए हैं 5 डज़न एप्पल। कितने बचे हैं? 5 डज़न एप्पल्स बचे हैं। अच्छा, अब ये 5 डज़न एप्पल का मतलब क्या हुआ, एक डज़न में 12 एप्पल होते हैं, तो 5 डज़न में कितने एप्पल हो जाएंगे? तो मुझे बता दो, 12 × 5 यानी कि 60 एप्पल बचे हैं। ठीक है, अगर मैं नंबर की बात करूँ, 60 एप्पल बचे हैं कि नहीं बचे हैं? अब ऐसे ही अगर मैं 50 डज़न मैंगोज़ की बात करूँ, इसमें से 1/3 मैंगो बिक गए, तो कितने बचे होंगे? 15 इंटू में 1/3 चला गया है, बात को समझना। चलो आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं। 1/3 चला गया, इसका मतलब कि 3 5 है, यानी कि 5 डज़न तो चला गया, 5 डज़न तो मेरा बिक गया। कितना बचा होगा? 10 डज़न बचा होगा, 15 में से 5 चला गया, तो 10 डज़न अपने पास में क्या बचा है भैया? मैंगो बचा है। मैंगो बचा है, यानी कि 10 डज़न का मतलब कितना हो गया? 12 × 10। अगर मैं नंबर ऑफ़ मैंगोज़ की बात करना चाहूँ, कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि 1 डज़न में आपका कितना होता है? नंबर 12 होता है। ठीक है, क्लियर? इतनी सी बात तो पता होगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 120। इसी प्रकार से अगर मैं देखना चाहूँ, ये आपका डज़न लिखा हुआ है, अगर मैं 20 डज़न को देखना चाहूँ, तो 20 डज़न ऑरेंजेस हैं, इसमें से आपके 1/4 ऑरेंजेस बिक गए, यानी कि 20 डज़न का 1/4 ऑरेंजेस बिक गया है। कितना बिक गया? तो 5 डज़न बिक गया इसका भी अगेन। तो कितना बचा होगा? ये 15 डज़न बचा होगा, 15 डज़न। ठीक है, 15 डज़न का मतलब कितना बचा होगा? 15 × 12 करोगे, कितना होता है? 15 × 12 फटाफट से बोलेंगे, 180 होता है। ठीक है, कैलकुलेशन के टाइम पे चुपचाप मत बैठा करो, समझे? नहीं तो पेपर में भी चुपचाप ही बैठे रहोगे। आई बात समझ में? मैं थोड़ा सा हार्ड से बोलता हूँ, लेकिन रियलिटी यही है कि आप लोग कैलकुलेशन ज़्यादा करते नहीं हो। खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो, कैलकुलेशंस किया करो। आई बात समझ में? तभी सिलेक्शन होगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, 2-4 चीज़ें जो याद करके रखनी है हमेशा। स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए आपके, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए, टेबल्स हो गए। ये सारी चीज़ें 30 तक याद कर लो। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपके 10 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मेन है, वो मैं आपको अलग अलग लेक्चर्स में बताता ही रहता हूँ कौन कौन से मेन है, तो वो आप याद कर लेना। या फिर आप कभी कभी भी लिस्ट देखना चाहोगे तो वो लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। मेन जो आपके 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे रेलवे का दे लो, चाहे CHSL का दे लो, चाहे CGL का दे लो, चाहे CPO का दे लो, चाहे आप MTS का दे लो, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो आपको टाइम वहाँ पे वेस्ट होगा ही होगा। आई बात समझ में? तो टाइम को सेव करना है, ये सारी चीज़ें सीख के रखनी है। क्लियर है? फिलहाल देखो यहाँ पे अपना, अगर मैं देखूँ टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स कितने निकल के आ रहे हैं, तो ये है आपके टोटल बचे हुए एप्पल्स, यानी कि 180 + 120 कितना हो गया? ये 200 हो गया, और ये अपना प्लस में 60 है, सॉरी 300 हो गया ये, और 300 + 60 कितना हो गया? 360, यानी कि टोटल जो मेरे पास में फ्रूट्स बचे हुए हैं, तो वो 360 फल, यानी कि 360 फ्रूट्स मेरे पास अब बचे हुए हैं। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर 4 में इंडिकेट किया हुआ है। तो हम इसे टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो बोलो, समझ में आया? हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, फटाफट से हाँ बोल दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हटाता हूँ इसको। अब देखो भाई, अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 360 एंड 450, यानी कि हमसे 360 और 450 का क्या पूछा गया है बच्चों, HCF पूछा गया है। अब देखो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब बच्चों होता है कि इन दोनों नंबर में आपका ऐसा कौन सा फैक्टर है इन दोनों नंबर का जो हाईएस्ट है और इन दोनों में कॉमन है। अब देखो 360, तो मैं ऐसे 360 को देख के मुझे क्या ख्याल आता है कि मैं इसको लिख दूँ 90 × 4, ठीक है। और 450 को मुझे देख के ख्याल आता है कि मैं इसको 90 × 5 लिख दूँ। तो मैंने देखा भैया इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है ना वो तो 90 ही है और सबसे बड़ा भी है, यानी कॉमन तो इसमें 45 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो तो मेरा कौन सा है, ओनली 90 ही है सबसे बड़ा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे क्या दिख गया यहाँ पर भैया, 9 दिख गया। तो मैंने क्या कर दिया इसको भाई, 90 मेरा क्या हो गया, यहाँ से HCF निकल के आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आपको ये बात क्लियर हो रही है क्या। यहाँ पर 90 जो है कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसलिए मैंने इसको टिक कर दूंगा। और देखो यहाँ पे 90 ऑप्शन में हम टिक कर देंगे और फटाफट से थर्ड वाला जो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन जो ए के बारे में बता रहा है उसे हम राइट आंसर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप गलती से भी यहाँ पर 45 करके मत आ जाना, क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करके आ जाओ, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो इसे हटा देता हूँ, एक बार देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में। ध्यान से देखो, ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹2000 इन 2 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं हमसे कि एक कोई सर्टेन प्रिंसिपल P है, ठीक है। इसके ऊपर 10% का जो मैंने रेट लगाया है उससे मुझे 2 ईयर्स में ₹2000 मिल गए। अब अच्छा एक बात बताओ ज़रा मुझे, अगर सिंपल इंटरेस्ट में बात हो रही है तो क्या होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मतलब हर ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है सेम होता है। तो अगर मैं बात करूँ 1 ईयर का जो ऐसा ही रहा होगा वो आपका ₹1000 रहा होगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट ईयर का SI और CI होता है ना, आपको ये बात तो पता होगी कि फर्स्ट ईयर का जो SI और CI होता है वो सेम होता है। SI एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज सेम। नहीं पता है तो नोट कर लो, क्योंकि SI CI फर्स्ट ईयर में क्या होता है, SI CI ऑफ फर्स्ट ईयर, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर पूरा लिखा ही नहीं है। फर्स्ट ईयर इज़ सेम। अब ईयर का वाई बना दिया है, उसके लिए मत बोलना कि इसको ईयर ही लिख दो, आई बात समझ में। चलो अब ये क्या है, SI CI क्यों सेम होता है, इसका रीज़न बड़ा प्यारा सा है कि आपका जो P होता है ना प्रिंसिपल, इसके ऊपर फर्स्ट ईयर में आप अगर SI निकालोगे तब भी वो उसका रेट परसेंटेज एक ही बार निकाला जाता है, चाहे CI निकालोगे तब भी रेट परसेंटेज एक ही बार निकाला जाता है, ठीक है। समझ गए बात मेरी। अब इस सारी चीज़ को मैं हटा देता हूँ, मुझे ये पता चल गया कि 1 ईयर का जो SI है वो अपना 1000 है, ठीक है। अब मैं CI की बात कर रहा हूँ, CI अपना फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का CI यहाँ पर होगा और थर्ड ईयर का CI यहाँ पर होगा। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ सेम इज़ कंपाउंडेड ऑन एनुअल बेसिस। क्या पूछ रहा है कि अब डिफरेंस कितना होगा अमाउंट में यदि हम इसे कंपाउंड कर दें एनुअली। अच्छा जी, हमें यहाँ 3 ईयर्स का भी नहीं करना है, ओनली 2 ईयर्स का करना है। देखो भाई बड़ा प्यारी सी चीज़ आ जाएगी। फर्स्ट ईयर का जो SI और CI है पता है मुझे 1000 है, दोनों का सेम ही होता है। सेकंड ईयर का कितना हो जाएगा, देन अगेन 1000 तो हो ही जाएगा, प्लस में अपना कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होगा, इस 1000 पे भी 10% लगेगा कि नहीं लगेगा। रेट कितना है, 10% है, तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। यानी कि मेरा जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा अपना ये तो 2000 और प्लस का ये कितना, ₹100। यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अपना आया है, अगर मैं देखूँ ये तो इतना सिंपल इंटरेस्ट भी है, 2000 जो है अपना सिंपल इंटरेस्ट है। यानी कि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर डिफरेंस देखूँ तो कितना आ रहा है, ₹100। तो वही डिफरेंस आपका अमाउंट में निकल के आएगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस आपका SI या CI ही तो होता है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ₹100 का ही डिफरेंस निकल के आ रहा है, यानी कि जो डिफरेंस होगा अमाउंट में बोल दो आप वही डिफरेंस, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट और SI और CI में बोल दो, डिफरेंस आपका सेम ही रहेगा। कितना होगा, ₹100 का इस केस में निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर C। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट जो है जिसमें C को इंडिकेट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। ईजी सही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा खास तो था नहीं। इससे पहले की शिफ्ट में जबकि जो SI CI का क्वेश्चन आया है वो थोड़ा अच्छे लेवल का आया हुआ था, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसलिए आपको मैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, आप जैसे पूरे आपके जितने 24 प्लस या 25 प्लस क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके, वो मैं आपको सारे जो हैं
करवाऊँगा, ठीक है। और इसके बाद में हम स्टेज 2 भी करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी 360 डिग्री जो है प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप इस बात को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, लाइक कर दिया करो। सपोर्ट क्या है, लाइक शेयर एंड यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अब DI आ गई। देखो DI में क्या बोल रहा है, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स मार्क्स ऑफ द 4 स्टूडेंट। 4 लड़कों के हमें क्या दिए हैं, 4 स्टूडेंट हैं, तो गर्ल भी हो सकते हैं बॉय भी हो सकते हैं। इन चारों के हमें मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, इतने 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 हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के, फिजिक्स क्या है अपना ब्लैक कलर का है, केमिस्ट्री थोड़ा सा अपना ये थोड़ा डार्क कलर नहीं है ज़्यादा, ये थोड़ा हल्का कलर है, ठीक है। तो अब देखो फिजिक्स ये हो गया, केमिस्ट्री ये हो गया। अब बात को समझना है यहाँ पे ध्यान से। देखो भैया अब क्या बोल रखा है अपने को, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाय S2 टू दैट ऑफ S4। तो S2 और S4 का रेशियो क्या है, जो दोनों ने दोनों सब्जेक्ट में स्कोर किया है। तो S2 का देखो, S2 ये है, S2 का 65 + 85 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो निकालना है S4 के साथ में। S4 के टोटल मार्क्स कितने हैं, 75 + 80, 80 + 70 आपका 150 और 1 से 55, यानी कि ये हो गया आपका रेशियो। इसे और सिंप्लीफाई कर दो, 5 3 ज़ा और 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा, यानी 30:31 क्या है आपका रेशियो आ जाएगा, या फिर 30/31 बोल दो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है अपना राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बात क्लियर है, ईजी सही क्वेश्चन था, रेशियो निकालना था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने, अब हमें सेम बार ग्राफ दिया गया है, पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन केमिस्ट्री टू दैट ऑफ फिजिक्स इन परसेंटेज। परसेंटेज में पूछा हुआ है, अब ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, अब बात को समझना, हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट का रेशियो ऑफ द मार्क्स केमिस्ट्री का फिजिक्स के साथ। तो केमिस्ट्री के मार्क्स ऐड करो, 85 + 85 170, 170 + 55 कितना हो जाएगा ये आपका 125, और ये कितना हो जाएगा फिर आपका 305, हाँ कि नहीं, 305 हो जाएगा, क्या क्लियर है। चलो भाई अब ये आ गया अपना 305, ठीक है। अब इसके नीचे किसके साथ में इसका रेशियो पूछा है, देखो 2 के बाद जो भी होता है उसको रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, मतलब वो आपका आता है नीचे। तो फिजिक्स अपना आएगा नीचे, मतलब फिजिक्स के मार्क्स कितने, 95 + 65 कितना हो गया ये 160, और 160 + 75 कितना हो जाएगा आपका 135, और 135 + 75 कितना हो जाएगा, तो 140 और 2 140 हो जाएगा, और ये अपना कितना 310 हो जाएगा, है ना। 240 था क्योंकि वो 310, ठीक है। और इंटू में हमें क्या करना है, परसेंटेज में निकालना है, मतलब कि मैं क्या कर दूंगा, इंटू में 100 भी कर दूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इंटू में 100 कर दिया, जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, यानी कि ये कितना आ जाएगा 3050/31, 3050/31। अब इसे सॉल्व करो ज़रा, 31 का डिवाइड कर देते हैं इसमें सीधा, 31 9 जा जाएगा, और 31 9 जा कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा अपना 9 जैसे 279 हो जाएगा, ठीक है। और अपना इससे बचेगा कितना, तो 2 जाएगा, ठीक है। अब हम इसे कितने बार डाल सकते हैं, 31 का 8 टाइम्स कर दें क्या, ठीक है। 8 टाइम्स चला जाएगा, इसके बाद में आपका यहाँ पर पॉइंट लगा के एक काम करते हैं, ज़ीरो और ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट डाला, ज़ीरो आ गया। अब अगर ज़ीरो ले लिया तो फिर 31 3 जा जाएगा, ठीक है। तो अपना ये कितना आ गया, 98.3% निकल करके आ गया है। यानी कि अप्रॉक्स अगर मैं देखना चाहूँ 0.3 है ना, तो इसे मैं 99 तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर 0.5 होता या इसके ऊपर होता तो अपना निकल गया था 99। तो अगर मैं इसे अप्रॉक्सीमेट फिगर में लेके आना चाहूँ तो ये आएगा ओनली 98% के इक्वल, यानी अपना ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और ये सारी कैलकुलेशन आपको खुद से अपनी कैलकुलेट करनी है, आई बस समझ में। यहाँ पे पॉज करो वीडियो को, खुद से ये सारी कैलकुलेट करो कैलकुलेशंस को, आई बस समझ में, यहाँ पे क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ भाई, देखेंगे फटाफट से। तो देखो फटाफट से अगेन हमारे पास में बार ग्राफ का क्वेश्चन, यानी कि DI का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स ऑफ S3। तो देखो भैया फिजिक्स S3 में कितना मिला है भाई, 75 मिला है, ठीक है। इसका रेशियो निकालना है S1 के साथ में। अच्छा फिजिक्स की S1 कितनी है भाई, 95 है, तो 75/95 निकालना है, कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा और 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा और 5 9 ज़ा, यानी कि 15/19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इजी सही था ये तो। आपको फटाफट से बस रेशियो निकाल के, रेशियो भी क्या ही निकालना था, देख के बस कैंसिल आउट करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, फटाफट से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। तो देखो अब क्या है, एक प्राइम नंबर क्या होता है। देखो ये बात मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताई है, 2 में भी बताई है कि एक प्राइम नंबर क्या होता है। एक प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ये बस 2 नंबर से डिविजिबल होता है, एक तो 1 से और एक इटसेल्फ।
यानी कि खुद से। आई बात समझ में? एक तो खुद से डिवाइड होगा और या फिर ये 1 से डिवाइड होगा। इतनी सी बस बात हमें याद रखनी है प्राइम नंबर के बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप इसका मुझे कमेंट में आंसर देना कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और ये बात मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एनटीपीसी में, ये मैं आपको सेट 2 में करा चुका हूँ या सेट 1 में, या सेट 1 में मैंने कराया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वो जाके ज़रूर देख लेना। इसका खैर ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, हैज़ ओनली वन एंड इटसेल्फ एज डिवीज़र्स, ठीक है। इसके जो डिवीज़र होते हैं वो या तो 1 होता है या इटसेल्फ होता है। एक बात याद रखनी है, क्या प्राइम नंबर का मतलब या तो वो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा। इतनी सी बात हो गई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि राम लेंट रुपीज़ 6000 टू शिवा, ठीक है। राम ने क्या किया, शिवा को 6000 रुपीज़ दे दिए 3 ईयर्स के लिए, और उसने 8000 रुपीज़ दे दिए कृष्णा को 5 ईयर्स के लिए। बात समझ में आ रही है? क्या किया है, राम ने 6000 रुपीज़ तो शिवा को दे दिए 3 ईयर्स के लिए, 8000 दे दिए कृष्णा को 5 ईयर्स के लिए एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अगर मैं बोलूँ आर हो गया मेरा इंटरेस्ट, एसआई पे दिए हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे पर एनम, यानी कि मेरा R% पर एनम जो है रेट हो गया, मैंने ऐसा मान लिया है। देन बोल रहा है ही गॉट अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹5220, यानी कि उसे जो टोटल एसआई मिला है ना, वो तो मिला है 5220। देखो अगर मैं बोलूँ उसे 6000 रुपीज़ पर कितना एसआई मिला होगा, तो 6000 रुपीज़ पे आर की रेट से उसे 3 ईयर्स के लिए कितना मिला होगा, इतना एसआई मिला होगा कि नहीं मिला होगा। फिर ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, उसने कृष्णा को दिया है 8000 रुपीज़, यानी कि 8000 इंटू में उसने कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए दिया है, इंटू में मैं रेट डाल देता हूँ अपॉन में 100, और इन दोनों से जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसे, उसकी मुझे पता है कीमत कितनी है, 5220 रुपीज़ के इक्वल टू मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा ये 180R। बात को समझना यहाँ पर ध्यान से, 180R प्लस में ये कितना हो जाएगा 400R, ठीक है। 180R प्लस का 400R इक्वल टू कितना है 5220 है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? देखो यहाँ से तो अपना कितना हो जाएगा 580R इक्वल टू 5220, यानी कि R कितना हो जाएगा, तो 580 का 9 टाइम्स होता है 5220, ये करके देख लेना। और हाँ, ये खुद से करके देखना, ये बस 58 इंटू 9 है, सोच रहे होगे छोटी चीज़ है, लेकिन खुद से करना तब आएगी बात समझ में, समझे? ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे भागवत सुनो और आराम से घर पे जाके बैठ जाओ, ये सब नहीं करना है, ठीक है। बात समझो मेरी ध्यान से। चलो ये समझ में आ गया आपको रेट कितना है, तो हमारा रेट निकल के आ गया 9%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। जो 2 में बता रखा है, हमको इंडिकेट कर रखा है, तो हम 2 को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ। जहाँ भी आपको समझ में आता है फटाफट से हाँ बोल के आगे बढ़ जाना है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ भाई, फटाफट से इसको हटाते हैं, नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है, नोटबुक में। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 5 + q इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू है। बोल रहा है कि इफ़ q इक्वल टू 10 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p। तो कुछ नहीं है, ये देखो बस सीधा सीधा बोल रखा है, आप करते जाओ। p + q इक्वल टू में 2 को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, 2p - 2q। अब क्या बोल रहा है, q की वैल्यू 10 है तो 10 डाल दो। p, अब देखो 10 अभी मत डालो, क्या करते हैं हम, p तो मैं यहाँ ले क्या करता हूँ, p को मैं RHS में भेज देता हूँ, माइनस का 2q को LHS में भेज देता हूँ। पता है ना, RHS आपका राइट हैंड साइड और LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3q इक्वल टू p, यानी कि p इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू में 10, q की वैल्यू क्योंकि 10 है तो p की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई कि नहीं आ गई। तो अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है अपने को डी, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से, ठीक है, ईजी सही है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास में, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 13√2। अब देखो मैं ऐसे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। लेट्स से अपना ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये है अपना एक स्क्वायर। यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, एक डायगोनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको पता है स्क्वायर के हर कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है हर कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये सारे 90 डिग्री के हैं। अब आप एक बात बताओ, मुझे डायगोनल बोला हुआ है 13√2। अगर मैं बोलूँ स्क्वायर की साइड्स क्या है आपकी, ये ए है, ये ए है, तो मुझे एक बात बताओ डायगोनल कितना हो जाएगा। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोगों को पता भी होगा डायरेक्ट कि डायगोनल जो होता है किसी भी स्क्वायर का, जो डायगोनल होता है वो कितने के इक्वल होता है, हाँ भाई A√2 के इक्वल होता है। अगर साइड ए है तो A√2 के इक्वल होता है। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, यहाँ पे आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, A² + A², इसके ऊपर अंडर रूट लगा देना, इक्वल टू में आपका ये हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा क्या, डायगोनल। इसे मैं डी बना रहा हूँ अभी, ठीक है, डायगोनल अपना डी है। तो डायगोनल इक्वल टू यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अंडर रूट का तो 2 रह जाएगा, और √2 है, रूट का a है, तो वो
सॉरी ए स्क्वायर है, रूट के अंदर है, तो वो आपका ए जो है बाहर आ जाएगा। तो डायगनल कितना होता है, रूट टू ए होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे होता है? ठीक है, डायगनल होता है साइड इंटू में रूट टू स्क्वायर की। ये बात याद कर लेना, ध्यान कर लेना कैसे आती है, ये भी पता चल गया आपको। अब देखो, अब मुझे दे रखा है कि डायगनल है 13√2, यानी कि 13√2, देखो 13√2 इक्वल टू में a√2, यानी कि मेरा a कितना आ गया, 13 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर मुझे पता चल गई कि भैया 13 है। अब मुझसे पूछा क्या है कि भैया एरिया ऑफ स्क्वायर बता दो, यानी कि अगर मैं a से निकालना चाहूँ तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ। ठीक है, समझ में आ गया ना। और हाँ, एक बात और, ये तो आपका हो गया डायगोनल से आपने साइड निकाल ली, फिर साइड से एरिया निकाल लिया। अब मैं आपको इसका मेथड नंबर 2 बताऊँगा, मेथड नंबर 2 बताऊँगा। अब मैं सारी चीज़ को हटा दूँ, आपके हटा देता हूँ। देखो समझना बिल्कुल ध्यान से, अगर मैं बोलूँ कि a√2 इक्वल टू में होता है आपका डायगोनल, तो फिर a कितना हो जाएगा, डायगोनल बाई √2। तो अगर मैं इसका एरिया ऐसे ही निकालना चाहूँ, एरिया इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, d²/2, हाँ कि नहीं, d²/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सीधा डायगोनल से एरिया निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल लूँगा, d की जगह पे मैं 13√2 रखता हूँ, तो 13 स्क्वायर इंटू में √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एरिया इक्वल टू में है 169 आ जाएगा। अब बात समझ में आ गई आपको, 360 डिग्री से मैंने आपको पूरा समझा दिया है, जहाँ जहाँ से बन सकता है। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड अप्लाई कर लेना, मेरे हिसाब से ये मेथड ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर लेना, ये ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, 2-3 चीज़ें याद रख लोगे माइंड में, कोई भारीपन नहीं हो जाएगा। तो 169 ऑप्शन नंबर बी में है आपका, 1 जो है ऑप्शन नंबर बी को इंडिकेट कर रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, हटा रहा हूँ इसको। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या है, 2.5 दर्जन, देखो इसको हम क्या करेंगे अच्छे से समझेंगे। 2.5 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य क्या है, 300 रुपये है। अब बात को समझना, उसने क्या बोला है, 2.5 डजन जो आपके एप्पल्स हैं उनका आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस पता है कि जो आपका 2.5 एप्पल्स हैं, 2.5 डज़न है, ठीक है, 2.5 डज़न एप्पल की जो आपकी सीपी है वो कितनी है, 300 रुपीज़ है। क्लियर है, तो प्रत्येक सेब को ₹15 में बेचा गया। अब क्या बोल रहा है, प्रति एक सेब की बात हो गई, तो मुझे 1 एप्पल की कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी, है भाई। तो 1 एप्पल की सीपी कितनी हो जाएगी, अब 2.5 दर्जन का मतलब कितना हो गया, 2.5 डज़न का मतलब कितने एप्पल्स होगा इसमें, 24 + 6 30 एप्पल हो गए, यानी कि 30 एप्पल की कीमत कितनी है आपकी, 300 रुपये है। ठीक है, ये मैं अलग से एक डब्बा में समझा रहा हूँ। तो 1 एप्पल की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी, 300/30, मतलब कि 10 रुपीज़ क्या है आपके 1 एप्पल की कीमत निकल के आएगी कि नहीं आएगी। तो 1 एप्पल की यदि सीपी है 10 रुपीज़ और एसपी है 15 रुपीज़, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना ज़रा फटाफट से। हाँ भाई, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 10 अपॉन का 10। अच्छा देखो, 10 तो क्या है अपना सीपी है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है अपना 15 में अपना बेच रहे हैं, प्रॉफिट 5 का हो रहा है, हाँ कि नहीं। तो प्रॉफिट हो जाएगा 5 का, अपॉन में क्या डाल देंगे अपनी सीपी, इनटू में 100, तो 100 10 से जाएगा ये 10 टाइम्स इक्वल टू 50 जो है अपना 50% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, हाँ कि नहीं। 50%, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे, हाँ कि नहीं। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गया सबको। देखो 2.5 डज़न पूछा गया था, अब अगर आप डज़न के हिसाब से करके आ जाओगे ना तो आप रॉन्ग करके आ जाओगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में आपका प्रत्येक सेब यानी ईच एप्पल 1 एप्पल की बात की गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ये हटा देता हूँ, हटा दूँ भाई। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज़ द लीस्ट ऑफ ऑल। अच्छा, या इस क्वेश्चन में मैं आपको एक मंत्र दूंगा, इसे आप याद रखेंगे, अगर आपको नहीं पता है इस मंत्र को याद रख लेना, जिस प्रकार से आपने कई सारे मंत्र याद कर रखे होंगे, ठीक है। अब क्या बात है ना, कभी भी याद रखना, फ्रैक्शन के केस में अगर आपके फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, इन दोनों का डिफरेंस तो हो क्या, कांस्टेंट, इन दोनों का डिफरेंस हो कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या हो, समान हो, और उसके बाद में क्या हो रहा हो आपके पास में, जैसे एक बार अगर मैंने लिख दिया 7/5, एक बार लिख दिया 3/5, 3/1, एक बार मैंने लिख दिया कितना, तो 9/7, फिर मैंने एक बार लिख दिया 11/9, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे तो ये भी डिफरेंस 2, ये भी डिफरेंस 2, ये भी डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2। लेकिन अगर मैं कहूँ इन सारी फ्रैक्शंस में कौन सा वाला बड़ा होगा, तो बड़ा वही होगा जिस फ्रैक्शन में वैल्यूज़ छोटी होंगी, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ क्या है, छोटी छोटी होंगी। यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर है वो सबसे कम कौन सा है, 3 है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम है वो कौन सा है, 1 है। यानी जिसका डिनोमिनेटर भी सबसे कम है, न्यूमरेटर भी थोड़ा कम हो गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा कम है सबसे, तो इसकी ही वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। तो इसमें अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा कम वैल्यू किसकी है इन फ्रैक्शंस में, तो 11/9 की है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लो। मेरा जो मेन मोटो है, आपको बस पेपर ऐसे ना, आपको रट्टा मार के बस पेपर नहीं कराना है, आपको कॉन्सेप्ट समझने ही पड़ेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, उन्हीं पर तो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा कि मैं इनमें से आपको बता दूँ इसका एक उत्तर हो जाएगा, फिर आप बैठे रहोगे एग्जाम में जाके। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझें। अब मैं सारी चीज़ को हटा रहा हूँ, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखो 6/5 डिफरेंस एक है, 4/3 डिफरेंस एक है, 3/2 डिफरेंस एक है, 4/5 डिफरेंस एक है। मतलब कि डिफरेंस तो इनका कांस्टेंट है, हाँ कि नहीं। अब देखो, अब मैंने अगर बोला कि डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा लीस्ट वैल्यू किसकी होती है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू हो, यानी कि 6/5 क्या होगा, सबसे कम होगा। अगर मैं यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू की बात करूँ, लार्जेस्ट वैल्यू की, तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी 3/2 की। आई बात समझ में, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर तो बढ़ता ही जा रहा है और न्यूमरेटर बस एक ही बार से बढ़ रहा है। इसलिए आपका क्या है, जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी आपके डिनोमिनेटर की, उतना ही कम जो है उसका वैल्यू फ्रैक्शन में होती जाएगी। क्लियर है। तो अपना यहाँ पर फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसे हम मार्क कर देंगे फोर्थ को, और इसे राइट आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ फटाफट से। अगर सारी बातें समझ में आती ही जा रही हैं तो सेशन को लाइक भी ज़रूर कर देना, लाइक करना, सबके साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं फटाफट से, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखेंगे फटाफट से। इफ़ अ पर्सन हैज़ सोल्ड अ आर्टिकल फॉर ₹1300 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, एक पर्सन है जिसका SP क्या है, SP है ₹1300। ठीक है, और उसे प्रॉफिट हुआ है 30% का। देन द कॉस्ट प्राइस बता दें। अब देखो प्रॉफिट हुआ है मुझे इस पर 30% का, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, 30% का मतलब क्या हुआ, देखो 30% का मतलब होता है आपका 3/10, हाँ कि नहीं। मतलब 10 की चीज़ मैंने 13 में बेची है, तो 13 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1300, तो 10 की वैल्यू ही तो पूछी गई है। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1300/13 इंटू 10, हाँ कि नहीं। तो 13 से ये जाएगा 100 टाइम, इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1000। तो अपना जो CP होगा, यानी जिसकी वैल्यू 10 है, देखो कभी भी परसेंटेज में होना, ये जो नीचे वाला होता है बेस आपका हमेशा CP होता है। ये आपका जो भी हो प्रॉफिट है, देखो 30% प्रॉफिट है, तो ये अपना हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से अपना जो है CP निकल के आ गया 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ये आपका फर्स्ट जो है आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहें, डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, अब मैं सारी चीज़ को हटा के एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ आपको, एक सिंप्लीफाई वे बता देता हूँ। तो देखो 1300 आपका SP है, इनटू में अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अपॉन में कितना आएगा भाई, 10 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, यानी कि मुझे निकालना CP है, मतलब 10 आएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, तो अपना यहाँ से आपको दिख रहा है 30% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 3 का मुझे एडिशन मिल गया, यानी 13 है। तो आप इसमें डायरेक्ट कर दो कि ये आ जाएगा 100, और आपका जो है कॉस्ट प्राइस सीधा 1000 रुपीज़ यहाँ से निकल के आ जाएगा। आप सीधे फटाफट से मार्क कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, हटाएंगे इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, मुझे S+2 का होल स्क्वायर निकालना है। तो बड़ा इजी सा है, निकाल ही लोगे आप लोग। ठीक है, A+B का होल क्यूब का सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला बता दो, निकाल तो तब लोगे है ना। इसके होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो, किसका होल क्यूब होता है। अगर मैं ये A+B का होल क्यूब का फॉर्मूला सुन लो एक बार ध्यान से, बोल रहा हूँ यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। A³ + B³ प्लस का 3A² प्लस का 3AB²। ठीक है, ये होता है आपका A+B के होल क्यूब का फॉर्मूला। अब इसे हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, S³ प्लस का 8 A³ प्लस B³ प्लस का 3AB², यानी कि 3S² इंटू में कितना आपका 2, तो 3 इंटू 2 और S², और प्लस में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3AB², यानी कि 3S इंटू में कितना 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना निकल के आ गया ये S³ प्लस का 8 प्लस का 6S² प्लस में आपका 12S। हाँ कि नहीं, बात समझ में आ गई। तो अपना ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे किस में है, ये S³ है, 3S² है, अपने को चाहिए 6S² है ना, तो S³ 6S², इसके बाद में मुझे चाहिए 12S और प्लस में 8 चाहिए, राइट है। तो यानी कि अपना ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात क्लियर है क्या, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपको सारी चीज़ समझ में आती जा रही हैं। ठीक है, कंसेप्ट को समझना है, ध्यान देना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, इसको हटा देता हूँ भाई। नेक्स्ट क्या है पास में, देखेंगे ध्यान से। विक्रम एंड विवेक कैन फिनिश अ वर्क इन 50 डेज। वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम पूरा देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है अपने पास। विक्रम है, विवेक हैं, दोनों मिलके 50 डेज़ में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सोचूं कि विक्रम और विवेक की कंबाइंड इफ़िशियंसी अगर मैं बोलूं X है, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 50X हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या बात हो रही है, दे वर्कड टुगेदर फॉर 20 डेज़, यानी कि अब उन्होंने काम कितना कर लिया है, 20 डेज़ तक काम किया मिलके, यानी 20x काम को कंप्लीट कर लिया है। देन हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाई दैम, तो पूछ रहा है कितना वर्क वो लोग कर चुके हैं। तो 20x वर्क वो लोग कर चुके हैं आउट ऑफ 50x वर्क, हाँ कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, यानी 2/5 काम वो लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ईजी सही है। कितना हो जाएगा, हमें कंप्लीट कर चुके हैं तो 2/5। अगर वो पूछता कितना बाकी बचा हुआ है काम, तो आपका 3/5 काम बचा हुआ होता। क्यों, क्योंकि उन्होंने 20x काम कंप्लीट कर लिया है, 30x बचा होगा, तो 30x/50 करते 3/5 आ जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना है कितना काम कर चुके हैं तो 2/5 कर चुके हैं। अगर आपसे पूछा होता कितना बचा हुआ है तो 3/5। कुछ बच्चे होशियारी में 3/5 जाके लगा आते हैं, जो कितना काम बचा हुआ है सोच के। क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है तो बेटा क्वेश्चन पढ़ लिया करो, और अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको इंडिकेट किया हुआ है, ये अपना राइट आंसर टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य, यानी कि बोल रहा है वो आपसे 2.5 kg जो है आपके पास वेजिटेबल्स हैं, उसका जो कीमत है, यानी उसकी जो मूल्य है, यानी उसकी जो कॉस्ट है, वो 120 रुपीज़ है। पूछ रहा है कि तो आधा किलो सब्जी का मूल्य कितना होगा, तो फिर हाफ़ के जी की वैल्यू वो पूछ रहा है तो फटाफट से बता देंगे। 2.5 kg की वैल्यू 120 रुपीज़ है, यानी हाफ़ के जी की कितनी हो जाएगी, तो अपॉन में कितना कर देंगे भैया, 5/2, और इनटू में आपका 1/2। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो 2 से 2 ये कैंसिल, 5 से जाएगा ये आपका 5 2 ज़ा और 4 ज़ा, यानी कि आपका 1/2 kg हाफ़ के जी वेजिटेबल की जो कॉस्ट होगी वो होगी 24 रुपीज़। ठीक है, ये तो ईजी सा है, सब्जी आप सब लोगों ने ली होगी कभी मार्केट में जाके, ये सब तो किया ही होगा ना। तो बस वही आपसे निकालना पूछा गया था, फटाफट से 10 सेकंड में काम खत्म करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब एनटीपीसी की जॉब लेने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो देखो कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, 24 अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन में सी आंसर जो दे रखा है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास में, हटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसकी क्या है, हमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ये अपना है फिगर, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो जरा मैं जूम करके दिखाता हूँ चीज़ों को, समझना। अगर मैं बोलूँ आपके इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल की, वेट अ सेकेंड, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ना, तो देखो ये वाला एंगल क्या होगा आपका, वर्टिकली अपोजिट, यानी ये वाला एंगल भी 75 डिग्री का, हाँ कि ना। अब ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये वाला एंगल भी 40 डिग्री, हाँ कि ना। अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो है ना आपका एंगल है, ये क्या है, आपका एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है इस ट्रायंगल का, बोलो हाँ। दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो ए अगर एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका इन दोनों एंगल का सम, जो उसके अपोजिट एंगल्स दिखते हैं उसे, वो उन एंगल्स का सम हो जाता है। अब आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी कि 75 + 40 डिग्री, 75 डिग्री और ये प्लस में 40 डिग्री इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये अपना फटाफट से बोलेंगे 115 डिग्री निकलेगा क्या, हाँ भाई। तो 115 डिग्री जो है अपने ए की वैल्यू निकल के आ गई। देखेंगे कोई ऑप्शन में है क्या, 115 डिग्री है क्या ऑप्शन में, हाँ भाई ऑप्शन नंबर डी है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी को हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, तो बोलो फटाफट से। आई थिंक यहाँ पे आपके टोटल 30 क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए हैं, या 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आज की शिफ्ट के सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे बताएं कमेंट करके आपको कैसा लगा आज का सेशन, सारी चीज़ें या कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाने चाहे वो आपको समझ में आए कि नहीं आए। अगर सारी चीज़ें समझ में आती जा रही हैं तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सभी लोगों के साथ शेयर करना, एंड जिससे कि हम लोगों को भी क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है कि आपको इतने बड़े बड़े लेक्चर जो है एक साथ करा रहे हैं, सारी सीरीज़ चला रहे हैं आपके लिए, तो आप उनका फ़ायदा आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जैसी भी बातें हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, डेली क्लासेस की अपडेट्स, सो दैट आपको आराम से मिल जाए। एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है, सो दैट आपको जब भी वीडियो लाइव होगी वो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ये अपना हो गया यहाँ पे काम ख़त्म। अब सेशन को करेंगे ओवर, और इसके अलावा जो भी है सीरीज चलेगा, अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपके सीजीएल 2019 के सारे पेपर डिस्कस करा दिए गए हैं, सारे सेक्शंस के, और आपको टॉपिक वाइज भी करा दिया मैंने मैथमेटिक्स, जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स, जो कि बच्चों ने बोला हुआ था सर ये टॉपिक वाइज करा दो, तो मैंने एडवांस मैथमेटिक्स जो है आपको टॉपिक वाइज करा दिए, वो जाके चेक कर लेना। ठीक है, चलो खैर यहाँ पे आप सेशन को रैप अप करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, कोविड-19 से अपने आप को सेफ रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना। ठीक है, चलो बाय बाय।